चिंकू अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में कबड्डी खेल रहा था कि तभी अचानक से चिंकू चक्कर खाकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। तभी उसका दोस्त जिसका नाम फीनू था वो डिटेक्टिव जो को फोन करके वहाँ बुला लेता है। डिटेक्टिव जे भी तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। डिटेक्टिव जे ने देखा कि उसके साथ 3 दोस्त थे तो उसने उन तीनों से पूछताछ की। पहले दोस्त ने बोला, सर मैं तो उस समय उसके सामने ही खड़ा था पर पता नहीं अचानक से उसे क्या हुआ और वो गिर गया। डिटेक्टिव जे ने उसके दूसरे दोस्त चंपक से पूछा तो उसने कहा, सर मैं तो उस समय खाना खाने के लिए बैठा था। जैसे ही मैंने अपना लंच खोला तो चिंकू गिर गया और मैं फौरन उसके पास आया। डिटेक्टिव जे ने उसके तीसरे दोस्त से पूछा तो उसने कहा, सर मैं उस समय उसके साथ कबड्डी खेल रहा था लेकिन वो अचानक से गिर गया और मैंने ही आपको बुलाया। लेकिन डिटेक्टिव जे को चंपक पर शक होता है क्योंकि उसने कहा था कि वो टिफिन खोल ही रहा था जबकि चंपक का तो टिफिन एकदम खाली है। पर कैसे? चंपक तुम झूठ बोल रही हो। तुम कह रहे हो कि तुम टिफिन खोलकर खाना खाने ही वाले थे, फिर ये सब हुआ, पर तुम्हारा टिफिन तो खाली है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। नो सर, एक्चुअली मैंने जैसे टिफिन खोला था तभी चिंकू गिर गया था तो मैं उसके पास आया और मैंने टिफिन को वहीं छोड़ दिया और वहाँ एक कुत्ता आ गया और सारा खाना खाकर चला गया। डिटेक्टिव जे ने देखा कि चंपक सच कह रहा है क्योंकि उसके टिफिन के पास ही एक कुत्ते के पैरे के निशान है। डिटेक्टिव जे चिंकू की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। कुछ ही देर में डॉक्टर चैम्प का उसे फोन आता है जो उसे बताता है कि चिंकू की मौत जहरीला खाना खाने से हुई है। डिटेक्टिव जे ने तीनों दोस्तों से पूछा तो फीनू कहता है, उसने लंच यहीं पास के ढाबे मिट्ठू नाम के ढाबे से किया था। मिट्ठू के ढाबे के नाम का यहाँ एक होटल है, वहीं वो हमेशा लंच करने जाता है। फीनू ने डिटेक्टिव जे को उस ढाबे का पता भी दिया और डिटेक्टिव जे उस ढाबे पर पहुंच गया और उस ढाबे के मालिक से पूछा तो उसने बताया, हाँ जी सर, चिंकू का एक दोस्त है पिंकू, वो हमारे ही ढाबे पे काम करता है। उसी ने आज उसे खाना दिया था, उसी से पूछ लीजिए आप। पिंकू को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। मिट्ठू जैसे ही पिंकू को बुलाने जाता है पिंकू वहाँ से भाग जाता है। डिटेक्टिव जे पिंकू का पीछा करता है और कुछ दूर जाकर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है तो वो बताता है, सर मैंने उसे चांदनी के कहने पर जहर दिया था, बदले में उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे। चांदनी कौन है? चांदनी एक इवेंट कंपनी की मालकिन है और उसकी कल चिंकू से लड़ाई भी हुई थी, इसलिए उसने मुझे पैसे दिए थे जहर मिलाने के लिए। मुझे चांदनी का पता दो। पिंकू ने डिटेक्टिव जे को चांदनी के ऑफिस का पता दिया। डिटेक्टिव जे ने इंस्पेक्टर सिम्बा को कॉल करके वहीं बुलाया और पिंकू को गिरफ्तार करवाया और डिटेक्टिव जे चांदनी के ऑफिस पहुंचा जहां उससे उसने पूछताछ की तो चांदनी ने बताया, नहीं सर, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। हाँ, कल जरूर मेरा चिंकू से झगड़ा हुआ था पर मैं उसका खून करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इतना बड़ा कदम मैं कभी भी नहीं उठा सकती सर, मैं सच कह रही हूँ। तभी डिटेक्टिव जे की नजर ऑफिस में लगी कुछ फोटो पर गई जिसमें एक फोटो में उसने देखा कि चांदनी के साथ एक फोटो में फीनू भी है। फीनू वही है जिसने चिंकू की मौत की खबर दी थी। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे पिंकू से बात करनी होगी। डिटेक्टिव जे फिर जेल में पहुंचा और पिंकू से बात की और उसे एक जोरदार थप्पड़ भी लगाया और पिंकू ने अब सच सच बता दिया। मुझे फीनू ने पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। फीनू और चिंकू का बहुत पहले से झगड़ा था और इसलिए फीनू मौकों की तलाश में था। कल जब चांदनी से उसका झगड़ा हुआ तो उसने इसी मौके का फायदा उठाया और मुझे पैसे देकर चांदनी का नाम लेने को कहा। सर तुमने मुझे गुमराह किया, तुम पर अब इसका भी चार्ज लगेगा। अब सरना पूरी उम्र जेल में बैठकर। डिटेक्टिव जे अब फीनू के पास गया और उसे गिरफ्तार करवाया। इस तरह उसने ये केस सॉल्व कर दिया। बहुत साल पहले पीलू चिड़िया अपने पति बंटी के साथ एक पेड़ पर खुशी खुशी रहती थी। एक दिन उस पेड़ की जड़ के पास एक सांप रहने लगा। वो वहाँ पर बिल बना के रहता था और जब भी पीलू चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर जाती थी तो वो सांप उन अंडों को खा जाता था। इस परेशानी के कारण पीलू अपने पति से कहती है, बंटी जी मैं सांप से बहुत परेशान हो गई हूँ, वो जब देखो हमारे अंडे खा जाता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? बंटी कहता है, पीलू मैं क्या करूँ, वो सांप बहुत ही ताकतवर है, हम उसके सामने मजबूर हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। पीलू कहती है, तो फिर क्या करें, क्या हम अपने अंडों का उस शिकार होने दे? मैं ऐसा होते नहीं देख सकती हूँ, ऐसे तो फिर हमारे कभी बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। तुम्हें
पता है मुझे कितना दर्द होता है अपने बच्चों को खोने का। चलो एक काम करते हैं, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चलते हैं। इस पर उसका पति कहता है, तुम सही कह रही हो, अब यही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। पीलू और बंटी जंगल से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी कालू कौआ वहाँ पर आता है। कालू कहता है, पीलू बहन, बंटी भाई, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो, आखिर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ? मुझे अपनी परेशानी बताओ। पीलू कहती है, कालू भैया क्या बताऊं, जहाँ जिस पेड़ में हम रहते हैं उस पेड़ के नीचे एक सांप आ गया है और वो हमारे अंडों को खा जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, उसका सामना भी नहीं कर सकते, हम उससे बहुत परेशान हैं, वो बहुत ताकतवर है। कालू कहता है, पीलू बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है। अगर आप लोग उतने ताकतवर नहीं हैं तो उसे दिमाग से हराने की सोचिए। मैं एक प्लान बताता हूँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कालू कौआ पीलू और बंटी को प्लान बताता है। दोनों कालू कौए का प्लान सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन पीलू चिड़िया रानी के महल में जाती है। वहाँ वो रानी का एक खूबसूरत हार चुराकर भागने लगती है। रानी ये देख लेती है और वो अपने सिपाहियों को आवाज लगाती है, सैनिकों, वो देखो, वो चिड़िया मेरा बेशकीमती हार चुरा के लेके जा रही है। वो तुम्हारे राजा ने मुझे तोहफे में दिया था, जाओ उसको तुरंत पकड़ के लाओ। सैनिक भाला लेकर पीलू चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। पीलू चिड़िया देखती है कि सैनिक उसके पीछे भाला लेकर आ रहे हैं। वो अपने पेड़ के पास पहुंचती है और उस रानी के बेशकीमती हार को सांप के बिल में डाल देती है। सिपाही भाले के डंडे से हार निकालने की कोशिश करते हैं और उस गड्ढे में डालते हैं। इससे सांप परेशान होकर बाहर आता है। सांप कहता है, अरे कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? कौन है जो मुझे डंडा मार रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं। सांप को देखकर सिपाही सांप पर भाले से हमला करते हैं। सांप वहीं पर मर जाता है। इस तरह पीलू और बंटी अब हंसी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पीलू को बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। पीलू बहुत शान से उनका जन्मदिन मनाती है और कालू कौए को बहुत अच्छा सा केक बनाकर खिलाती है। टुनटुन ने अपनी सास पर बहुत अत्याचार किया। वो न उसे समय पर खाना देती थी और न ही उससे कभी प्यार से बात करती थी, और बीमार पड़ जाने पर भी कभी दवाई नहीं दिलवाती थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उसने कभी भी अपनी सास की जरा भी सेवा नहीं की। और कहते हैं ना, जैसे आप कर्म करते हो उसका वैसा ही फल आपको भुगतना पड़ता है। वैसा ही कुछ अब होने वाला है टुनटुन के साथ। जैसे उसने अपनी सास के साथ किया, अब वही कुछ उसके साथ होने वाला था। टुनटुन अपने इकलौते बेटी की शादी टूनी नाम की एक लड़की से करवाकर घर ले आती है। टूनी दिल्ली शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के अगले दिन टुनटुन अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे बहू, तू यहाँ आराम फरमा रही है? अरे आज तो बहू तेरी पहली रसोई है, जा जाकर सभी के लिए कुछ मीठा बना ला। इस पर टूनी कहती है, क्या माँ जी, मैं खाना बनाऊं? अरे माँ जी, सोनू ने आपको बताया नहीं क्या कि मुझे घर का कोई भी काम नहीं आता है? और हाँ, एक बात और, मैं तो अभी नई बहू हूँ और अभी शादी की थकान भी मेरी उतरी नहीं, और आप है कि घर का काम करने को बोल रही है। अरे माँ जी, अभी थोड़ा आराम तो करने दीजिए मुझे। टुनटुन फिर वहाँ से चली जाती है और खुद ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। लेकिन जब वो आटा गूंथ रही होती है तभी घर पर किसी की दस्तक होती है, लेकिन दरवाजा बंद था, इसलिए टुनटुन टूनी को आवाज लगाती है, अरे बहू, देखना तो जरा दरवाजे पर कोई है। टूनी बहू, अरे बहू। टुनटुन टूनी को कई बार आवाज लगाती है, लेकिन टूनी कोई जवाब नहीं देती। फिर टुनटुन को ही दरवाजा खोलना पड़ता है और वो देखती है कि सामने उसकी पड़ोसन कोकिला खड़ी थी, जो टुनटुन को देखकर कहती है, अरे टुनटुन, तो खाना बना रही है? खाना तो ताज तेरी बहू को बनाना चाहिए था, तो वो नहीं बना रही क्या? अरे तेरी बात तो सही है, लेकिन मेरी बहू को आराम चाहिए था। तू भी जानती है ना, शादी में कितनी थकान हो जाती है। अरे वाह, मतलब शादी की तैयारी में वही अकेली थकी है और तुझे तो जरा भी थकान हुई नहीं होगी, है ना? नहीं कोकिला, ऐसी बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात है, अभी तू देखती जा तेरी बहू तुझे कैसे अपने इशारों पर नचाती है। कोकिला की बात सच भी होती है। टूनी सच में घर का कोई काम नहीं करती थी। अरे वो तो झाड़ू भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखती थी, और पूरे दिन उसकी सास टुनटुन ही घर के कामों में लगी रहती थी। टूनी तो बस बेड पर बैठी टीवी देखती रहती थी। ऐसे ही एक महीना बीत गया। फिर आखिरकार टुनटुन ने अपनी बहू टूनी से कहा, अरे टूनी बहू, अब तो तुझे एक महीना हो गया है, अब तो तू घर के काम कर लिया करना। माँ
माँ जी वैसे मेरा मन तो नहीं है, पर चलो कोई नहीं, आप कहती हो तो कर देती हूँ। आज खाना बनाने से शुरुआत करती हूँ। टुनी रसोई में जाती है और खाना बनाती है, लेकिन वो सब्जी और रोटी दोनों जला देती है और वही जली भुनी रोटियाँ वो अपनी सास को लाकर देती है। ऐसे मुँह मत बनाइए माँ जी, अब मुझे जो आता है मैं वही करूँगी ना, खाना है तो खा लीजिए। टुनटुन को अब अपने बर्ताव के बारे में याद आता है जो उसने अपनी सास के साथ किया था, और उसे समझ आ गया था कि जो व्यवहार उसने अपनी सास के साथ किया था, आज उसकी बहू टुनी वही व्यवहार तो उसके साथ कर रही है। तो जैसी सास वैसी बहू उसे मिली और उसे समझ आ जाता है कि उसे उसके ही कर्मों की सजा मिल रही है।